चलिए चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले आपको आस्था का उत्सव दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बिहार के दरभंगा, जी हां, जहां आस्था के उत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। जितनी देर शोभा यात्रा शहर में घूमती रही, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस शोभा यात्रा में शहर के कई इलाकों को कवर किया गया और पूरे धूमधाम के साथ इसमें लोगों ने हिस्सा लिया। सबने अपनी अपनी तरीके से इसमें बढ़ चढ़कर योगदान भी दिया। देखिए, यह आस्था का उत्साह है, ये भक्ति की उमंग है, ये श्रद्धा का उल्लास है। तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं, जहां पर आस्था की ऐसी लहर उठी कि पूरा शहर भक्ति के सागर में डुबकी लगाने लगा। दरभंगा में भगवान कृष्ण और उनके भाई की शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तर्ज पर निकाली गई। इस यात्रा में सिर्फ भगवान कृष्ण और उनके भाई ही नहीं थे, भगवान श्री राम भी एक रथ पर हनुमान जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ सवार थे। इस दौरान हरे राम हरे कृष्ण के रस में सभी सराबोर दिखे। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। सभी इस रथ यात्रा में अपना योगदान देना चाहते थे। कोई सफाई कर रहा था तो कोई झाड़ू लगा रहा था। इस रथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर था और उद्देश्य भी इतना पवित्र कि इस्कॉन की इस पहल को लोगों ने हाथों हाथ लिया। कृष्ण भक्ति में किसी भी हालत में लीन हो जाना चाहते थे सब। दरभंगा में लोग भगवान की भक्ति से जुड़े, भगवान की भक्ति करने से लोगों का मन पवित्र होगा और जितनी बुरी चीजें हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको कम करना है और सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना है। लोगों का कहना है कि जब दरभंगा शहर में इस्कॉन संस्था का प्रवेश हुआ, तब से लोग खाली वक्त में कृष्ण भक्ति के लिए दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित मंदिर का रुख करते हैं। शहर में अपराध की घटनाओं में भी कमी आई है। जब से इस्कॉन मंदिर का वहाँ प्रवेश हुआ, इस्कॉन संस्था का, तब से पूरा भक्ति भाव वहाँ भी और एक नया वातावरण शहर में, इस्कॉन के आने से एक नया वातावरण भी शहर में जो है हो रहा है। लोग भक्ति भाव में जुड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम की इस रथ यात्रा में शहर के कई जाने माने लोग भी शामिल हुए। ये यात्रा दरभंगा शहर के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई और करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करके श्यामा माई मंदिर के पास समाप्त हुई। जितनी देर ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर रही, पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय रहा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम भक्तों को एक और सौगात मिली है। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से रामलला की पावन नगरी के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, कैसा है अयोध्या का हवाई दर्शन, आसमान से कैसी दिखती है पावन सरयू, हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वो त्रेता था, ये कलयुग है। त्रेता में पुष्पक विमान से भगवान राम और माता सीता पधारे थे अयोध्या लंका से चल के, और इस कलयुग में हेलीकॉप्टर कराएगा अयोध्या के भक्तों को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और तमाम पूरे अयोध्या के आसमान से दर्शन। और हम आपको लेकर चलेंगे उसी हेलीकॉप्टर में, दिखाने आपको कि आखिर अयोध्या रामनगरी कैसी दिखती है आसमान से। मेरे पीछे जो आप चॉपर देख रहे हैं, ये वही चॉपर है। सबसे पहले आप यहां दर्शन करेंगे सरयू मैया के। ये सरयू तट है, सरयू नदी है, जहां लाखों में श्रद्धालु सरयू माता का दर्शन करते हैं आकर। और ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि सरयू कितनी मनमोहक है, सरयू कितनी सुंदर है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरयू नदी जो है उसको लेकर तस्वीरें, यही वो एरिया है जहां पर लोग आके डुबकी लगाते हैं। और अयोध्या का जो मनमोहक नजारा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या की भव्यता और दिव्यता में चार चांद लग रहे हैं। ये छोटे छोटे मकान, ये छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहे होंगे।
रामकथा पार्क आपको यहाँ साफ नजर आ रहा होगा। और इसके साथ ही साथ जो रोड्स हैं, जो चौड़ीकरण रोड्स का हुआ है, वो नजर आ रहा होगा। राम की पैड़ी भी अभी भी यहाँ से गुजरी है। और अब हम मूव कर रहे हैं उस जगह पर जहां तमाम मंदिर आपको मिलेंगे, तमाम किले मिलेंगे, जो राजा अयोध्या का महल मिलेगा। और ये छोटी छोटी इमारतें आपको बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो है अयोध्या है। और ये राम जो अयोध्या मंदिर है वो है कनक भवन के पास से। आप देखेंगे यहाँ हनुमान गढ़ी भी आपको नजर आएगा, हनुमान गढ़ी का मंदिर आपको यहाँ नजर आएगा। कितनी खूबसूरत अयोध्या आपसे मनमोहक तरीके से यहाँ नजर आ रही है, इसका अंदाजा आप यहाँ से साफ लगा सकते हैं। ये बात समझनी है कि यहाँ बैठकर हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम पुष्पक विमान पर। और ये वो एरिया है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का। सिक्योरिटी की वजह से हमारा चॉपर इसके ठीक ऊपर नहीं चल सकता है, पर दूर से ही सही आपको दृश्य पूरे दिखेंगे कि राम मंदिर निर्माण कितने जोर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और वो तस्वीरें आपको यहाँ पर कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी टुडे नेटवर्क पर देख रहे हैं। किस भव्यता के साथ आधारशिला रखी जा चुकी थी और अब राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। जो लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए हैं, और क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर सवार करके आए? हम तो अयोध्या घूमने आए थे, हमको मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर की राइड चालू है, तो हमने सुना कि राइड करके आते हैं, तो राम मंदिर का दर्शन हुए ऊपर से, बहुत सही है हमारे लिए। कैसा एक्सपीरियंस है राम मंदिर के दर्शन ऊपर से? बहुत सही है, बहुत सही है एकदम। हम आए हैं कच्छ से आए हैं। कहाँ से आए? कच्छ गुजरात से आए? गुजरात कच्छ से आए हैं, भूज कच्छ। गुजरात में क्या बताएंगे जाकर अब यहाँ? सब बताएंगे कि हेलीकॉप्टर में घूम के आए हम। 2024 से राम मंदिर बन जाएगा। हाँ, वो बन जाएगा। आएंगे आप? हाँ, मिलेंगे। देख सकते हैं गुजरात से लोग चलकर यहाँ पे आए हैं भव्यता देखने और राम मंदिर को देखने की जो भव्यता है वो ये बताने के लिए काफी है कि इसका इंतजार केवल उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारतवर्ष को है। हम अब आ पहुंचे हैं वापस रामकथा पार्क के पास, जहां से हम इस पुष्पक विमान रूपी चौपर में सवार हुए और आपको दिखाई एक एक तस्वीर, चाहे हो सरयू नदी का तट, हनुमानगढ़ी या राम मंदिर निर्माण की। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव। चलिए अब रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पर प्राकृतिक नजारों का उत्सव मनाया जा रहा है। जी हां, जिसको देखने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ भारी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार लोगों के यहां पहुंचने का रिकॉर्ड नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, आपको रेखा बताएंगे। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रीनगर में मौजूद बेहद खूबसूरत और दिलकश ट्यूलिप गार्डन्स की। यहाँ पर 68 किस्म के 16 लाख ट्यूलिप पौधे लोगों का आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं। अनुच्छेद 370 के जमींदोज होने के करीब 3.5 साल के बाद कश्मीर घाटी की फजा में जन्नत की रौनक एक बार फिर से झिलमिलाने लगी है। इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है श्रीनगर में मौजूद फूलों की ये नैनाभ्राम बगिया। जिसे पर्यटक ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं। ट्यूलिप गार्डन खुलने के पहले 12 दिनों में रिकॉर्ड 1,58,000 से ज्यादा पर्यटक यहां आ पहुंचे हैं। इनमें से 95% पर्यटक बाहर के राज्यों से यहां पहुंचे। 22 मार्च को सिर्फ एक दिन में यहां 31,000 पर्यटक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया है, जैसे ही अंदर एंट्री मारी तो खुश हो गया दिल। पूरे बढ़िया मल्टी कलर, एक बार साथ में एटमॉस्फेयर भी इतना बढ़िया है। बारिश का टाइम है, बहुत मजा है। ये सीजन देख के अगर ये ऐसा सब नजारा मिलता है तो यही सीजन में आना चाहिए। सही में जन्नत है, हकीकत में जन्नत है। जो आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता उसके लिए कश्मीर आना जरूरी है। वैसे भी स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं, अपना तो कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है, अपने तो यही जन्नत है। जबरवान हिल और डल लेक के बीच 52 हेक्टेयर में फैले ट्यूलिप गार्डन में 68 किस्मों के करीब 16 लाख फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसकी अलौकिक खूबसूरती का दीदार करने के लिए हर रोज करीब 25,000 पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। घाटी के बदलते माहौल की सबसे बड़ी गवाही है रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीनगर में निकली ये शोभा यात्रा।
घाटी में माहौल बदलने का असर ये है कि आज यहाँ निवेश की होड़ लग चुकी है। जिस कश्मीर घाटी में लोग आने से कतराते थे, यहाँ नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीने के भीतर 5000 देसी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त। साफ है कि घाटी की फजा पूरी तरह से बदल रही है। 3 दशक के बाद जन्नत की रौनक दोबारा बहाल हो रही है। बदलते मौसम से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि पर्यटकों के आने से उनका रोजगार चकाचक चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धारा 370 हटने के बाद से ही कश्मीर घाटी की फिजा बदलने लगी है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं की हसरतें भी हिलोरे मारने लगी हैं। घाटी की महिलाएं अब घर से निकलकर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे कम से कम उनका परिवार उन पर गर्व कर सके। बिल्कुल, आपको बता दें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा भी लोग और एजेंसियां उठा रही हैं। बांदीपुरा के सुंबल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। बांदीपोरा के सुंबल में चलने वाले एहसास टेलरिंग सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीखने वाली महिलाएं की लगन बता रही है कि बदले माहौल में वो खुद को भी बदलने का बीड़ा उठा चुकी हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ पे लड़की बैठी रही थी, कुछ हासिल ही नहीं कर सकते थे। अब हमें अब ये सेंटर मिला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कि जितनी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से सीखेगा, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे से हमें सिखाती है, कोऑपरेट है हमारे साथ बहुत। हम इनके बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने हमें यहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड किया। इससे हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अपनी फैमिली को ये थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी है थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। इस टेलरिंग सेंटर में दूर दूर के गांव की महिलाएं पहुंच रही हैं और ट्रेनर की मदद से सलवार सूट से लेकर लहंगा, चुन्नी और हर तरह के परिधान की कटिंग और स्टिचिंग का हुनर सीख रही हैं। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर घाटी में आजकल खूब फल फूल रहे हैं। राजौरी के मनकोट में ऐसा ही एक नया एम्ब्रॉयडरी सेंटर खुला है, जहाँ फिलहाल 20 महिलाएं बड़े ही चाव से 3 महीने का क्रैश कोर्स कर रही हैं। यहाँ पे हम इस सेंटर में 20 ट्रेनिज लेते हैं। फिर उनको ट्रेंड करके उनको मंथली 1000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है एलिमेंट्री स्टेज में। फिर उसके बाद इनको जब ये ट्रेंड हो जाएं तो इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इनको डिप्लोमे दिए जाते हैं। जो भी ट्रेंड लड़कियां हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से इनको स्कीम्स हैं बहुत सारी हमारे डिपार्टमेंट की, वो इनको देनी है। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादातर स्कूलों की ड्रॉप आउट महिलाएं आती हैं। साफ है कि 370 के नामुराद साये से मुक्ति मिलने के बाद घाटी में उम्मीद का नया सवेरा हो रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद के खौफनाक दिनों में घर की चारदीवारी में डर और घुटन की जिंदगी जीने वाली महिलाओं की हसीन हसरतें बदलते हालात में हिलोरे मार रही हैं। कुजनी का सेंटर है, तो सबसे पहले हमने बेडशीट निकाली, अब शाल निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। पूरा 20 लड़कियों का ग्रुप है, तो यहाँ दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं जो घर पे ऐसे बैठी थी, जिनको कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो अब यहाँ पे सेंटर पे आती हैं, अच्छे से सीखती हैं और जो अपना कारोबार है आगे हमें डिप्लोमा मिलेगा इसका। हम चाहते हैं कि हम शौक से सीखें और आगे हम कुछ कर सकें, किसी को आगे सिखा सकें हम। दहशतगर्दी की अंधेरी तंग गुफा से निकलकर सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की खुशी इन महिलाओं के चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कभी धूप खिलती है तो कभी आसमान में काले बादल छाते हैं और बारिश होने लगती है। बिल्कुल, मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो चुका है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी से सैलानियों का आवागमन भी बढ़ गया है।
मौसम इस बार खूब रंग बदल रहा है। मार्च की शुरुआत में गर्मी ने तेवर दिखाए, लेकिन आखिर तक आते आते मौसम ने रंग बदला और बारिश और हवाओं ने मौसम में ठंडक खोल दी। लेकिन बीते 2 दिनों से धूप की वापसी हो गई है। हालांकि अभी भी चुभने वाली धूप नहीं है। धूप के बीच में हवा के झोंके लोगों को राहत दे रहे हैं। लेकिन पहाड़ों का मौसम ऐसा बना हुआ है कि मैदानों में भी मौसम के करवट लेने की संभावना बनी हुई है। अब केदारनाथ की इन तस्वीरों को देखिए। अप्रैल शुरू हो चुका है, लेकिन बर्फबारी अब भी रुक रुक कर हो रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। जहां तक नजर जाती है, बर्फ ही बर्फ नजर आती है। रास्तों को यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी की वजह से काम में रुकावटें भी आ रही हैं। उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। यहाँ भी मौसम कब पलटी मार लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के इस बदले मिजाज से हिमाचल के शिमला में सैलानियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। अप्रैल में भी बर्फ का मजा लेने पहुंचे पर्यटक बहुत ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं और कारोबारी तो खुश हैं ही। खैर, मुझे लगता है नवजोत, इससे हमें ज्यादा जलन नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली में भी मौसम काफी सुहाना हो गया है। चाय वाली, तो बिल्कुल चाय वाला मौसम है, चाय पकौड़े वाला। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी गंगोत्री नेशनल पार्क का गोमुख ट्रैक सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए सैर सपाटे का ये मौका बहुत अच्छा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिमला में इन दिनों माहौल बेहद खुशनुमा है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ का तापमान काफी गिर चुका है। इसके चलते यहाँ ठंड का एहसास हो रहा है। लिहाजा ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। खास तौर से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में और मॉल रोड पर बारिश के बीच सैलानी मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। बारिश से बचने के लिए लोग रंग बिरंगी छतरियों, रेनकोट और प्लास्टिक के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ों में बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है। कुफरी और नारकंडा की ओर जाने वाले लोगों को बर्फबारी का मजा लेने का पूरा मौका मिल रहा है। कुल मिलाकर दूसरे राज्य से आने वाले सैलानियों के लिए शिमला का ये माहौल बेहतरीन है। अप्रैल में इस तरह के मौसम के बदले मिजाज से हर कोई हैरान भले ही है, लेकिन दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर गर्मी की शुरुआत के बीच शिमला में ऐसा माहौल टूरिज्म कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। उधर उत्तराखंड में भी सैलानियों को शानदार सौगात मिली है। यहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क के गौमुख ट्रैक रूट को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं, लिहाजा अब पर्यटकों को गौमुख, तपोवन, नेलांग और गतांग गली की सैर का मौका मिलेगा। गंगा के उद्गम गौमुख का धार्मिक महत्व भी है। वहीं गतांग गली से होकर भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले रास्ते पर ट्रैकिंग का अपना खास आकर्षण है। साथ ही लोग केदार ताल, जनक ताल और कालिंदी खाल ट्रैक पर भी सैर कर सकेंगे। 10 अप्रैल तक गौमुख ट्रैक पर घोड़े और खच्चरों की भी आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे सैलानियों को सहूलत भी होगी। गौमुख ट्रैक के चारों गेट 30 नवंबर तक खुले रहेंगे। तो कुल मिलाकर पहाड़ों में सैर सपाटे की चाहत रखने वालों के लिए अपनी मुराद पूरी करने का ये बेहद मुफीद मौका है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, सुहाना मौसम हो गया है, सैर सपाटा भी हो गया है, अब कुछ खाने पीने की भी बात हो जाए। चलते हैं आपको एक रेस्टों में लेकर, और ये एक ऐसा रेस्टों है जहां पर खाना खाते वक्त आपको हवाई यात्रा का फील आएगा। गुंजन, कौन सा ये रेस्टों? बिल्कुल, अगर आपका मन हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने का है तो इसके लिए आपको प्लेन का टिकट खरीदने की जरा भी जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रुख आप कर सकते हैं।
इस प्लेन को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहीं बाहर की यात्रा करने जा रहा हूं, लेकिन असल में ये प्लेन तो है, लेकिन ये प्लेन उड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ पर स्थिर रहेगा और आपको रेस्टोरेंट का आनंद देगा। कैसे, जरा समझिए कि अब तक आपने ट्रेन की बोगी के अंदर रेस्टोरेंट देखे होंगे, अब तक आपने जो है वो बाहर अलग अलग स्टाइल के रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन पहली बार आपको एरोप्लेन के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट मैं दिखाने वाला हूं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और इसके अंदर की जो विशालता है और जो स्थिति है उसे देखकर आप खुद कहेंगे कि शायद इससे ज्यादा अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना से करीब 8 किलोमीटर दूर डिडवाली गांव के पास एक्सप्रेसवे पर ये एयरबस रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसे एयर इंडिया के पुराने विमान में तैयार किया गया है। इसमें बैठकर आप लंच या डिनर कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग फ्लाइट जैसी ही आएगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक प्लेन में सफर ही नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि लोगों को मजा आए और जो लोगों का सपना है वो पूरा कर सकें हम लोग। तो इसीलिए हमने एक एरोप्लेन परचेज किया और उसमें रेस्टोरेंट बनाया, बिजनेस क्लास फील दी। लोग बेसिकली इकोनॉमी में भी नहीं बैठ पाते, तो हमने इसको बिजनेस क्लास वाली फील इसलिए दी कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता या प्लेन में नहीं बैठ सकता, तो वो यहाँ बैठ के खाने का भी आनंद ले और प्लेन का भी इंजॉय करे, सपना अपना पूरा कर सके। शानदार इंटीरियर के साथ कंफर्टेबल सीट्स तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही आपको विमान का कॉकपिट भी देखने का मौका मिलेगा, जो इस पूरे रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो पायलट की बैठने की सीट है, वो आपको नजर आ रही होगी, पायलट और को पायलट, यानी कि अगर कोई चाहता है यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाना तो वो आसानी से फोटो खिंचवा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा स्पेस नजर आएगा, जो ये समझाने के लिए काफी है कि अगर आपको आनंद लेना है, मजे लेने हैं और आपको लगना है कि आप ऐसे रेस्टोरेंट बैठे हैं जो कहीं ना कहीं प्लेन का एहसास आपको देता है, तो शायद इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ वेटर से लेकर शेफ और दूसरा स्टाफ भी आपको एयर होस्टेस और केबिन क्रू जैसा ही एहसास कराएगा। उन्हें खास तौर से इसके लिए ट्रेन किया गया है। प्लेन में बंदा आ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि मैं प्लेन में बैठ के लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। उसके हमने विंग्स पे भी इस पे सेटिंग हम लोग दे रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 10 से 12 लोग विंग पे भी बैठ के उसका शाम के टाइम में आनंद ले सकते हैं। हाईवे पर सफर के दौरान अक्सर लोग ढाबों पर रुककर देसी खाने का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप ढाबे की खाट की जगह हवाई जहाज के केबिन में आप लंच या डिनर दोनों का मजा ले सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखने वाला है। बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसकी भव्यता ये समझाने के लिए काफी है कि इसके लुक में इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है कि कहीं भी जो इसकी नियति है, यानी कि जो इसका बेस है, वो खराब ना हो और लोग आएं, इसके आनंद महसूस करें और कहीं ना कहीं अपने आप को अभिभूत होते हुए नजर आए। आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे शख्स से जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती है। ऐसी एक कहानी है दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर की, जिन्होंने साबित किया है कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो उसे हासिल कर ही लेता है। बिल्कुल, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद आराम भरी जिंदगी बसर करते हैं, उस उम्र में दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने वो मिसाल पेश की जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आप भी देखिए। मुश्किल नहीं, कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल्ली में रहने वाले 68 साल के रणधीर सिंह चिकारा से मिलने के बाद आप भी इस पर यकीन करने लगेंगे। यूं तो रिटायरमेंट के बाद लोग अपना वक्त अक्सर नाती पोतों के साथ गुजारते हैं, लेकिन रणधीर सिंह चिकारा ने दिल्ली पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद किताबों से दोस्ती कर ली और पढ़ने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने में जुट गए। तीस थी, एक मन में जज्बा था कि मुझे हायर एजुकेशन करना है। जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने +2 किया राजस्थान से डिस्टेंस मोड में। फिर उसके बाद योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने ग्रेजुएशन की और योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने मास्टर्स किया, यानी MA किया। ये सब एक लगनशीलता का ही परिणाम था।
रणधीर सिंह बताते हैं कि क्योंकि पिता बहुत कम उम्र में साथ छोड़कर दुनिया से चल बसे, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना अधूरा सपना पूरा करने का मन बना लिया और 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम मुकम्मल की। रणधीर सिंह ने 1973 में हाई स्कूल किया, 1974 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए और 40 साल 10 महीने तक पुलिस महकमे में नौकरी की। 2015 में रिटायरमेंट के बाद 12वीं क्लास की परीक्षा दी। 2019 में योग और जीवन विज्ञान में बीए किया और 2021 में योग और जीवन विज्ञान में ही एमए भी किया। इसके बाद नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया। जिस उम्र को लोग जीवन की शाम समझते हैं, उसे रणधीर सिंह के जज्बे ने नए सवेरे में तब्दील कर दिया है। ये हौसला और ये सोच न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि दूसरों को राह दिखाने वाली भी है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग सपनों की ABCD को खत्म समझते हैं, लेकिन रणधीर सिंह जी ने यह तय कर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अधूरे काखा गाघा की डिग्री जरूर पूरी करेंगे। रणधीर सिंह जी न सिर्फ उम्र के नंबर की बाधा को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बल्कि उन तमाम लोगों को भी प्रेरणा देते हैं जो जिंदगी के कई चीजों में उलझ जाते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। मुंबई में भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है जो करीब 110 साल पुराना है। मुंबई में जिस इमारत में डाक विभाग का दफ्तर है, उसका गुंबद भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। यह ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारत मुंबई की पहचान है। इसे अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, यानी कि लोग इस ऐतिहासिक इमारत के रूहानी एहसास को करीब से महसूस कर पाएंगे। साथ ही डाक विभाग इस गुंबद की मरम्मत का काम भी करवा रहा है और इस गुंबद वाले भवन का निर्माण 1913 में पूरा हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी हैव कंप्लीटेड सच अ नाइस स्ट्रक्चर। एंड ये इजी तो है ही नहीं डेफिनेटली, सो हमने जो कंप्लीट किया है वो मैम के सपोर्ट से, इंटैक्ट के सपोर्ट से एंड डेफिनेटली लक्ष्मी हेरिकॉन, द फर्म विच आई वर्क इन, वी टुगेदर ऑल टुगेदर हैव डन दिस। आप ये बिल्डिंग को देखकर ही समझ पाएंगे कि ये तो हेरिटेज स्ट्रक्चर है। 31 मार्च 1913 ये बिल्डिंग जीपीओ के हिसाब से पहली बार समर्पण किया गया टू दी सिटी ऑफ मुंबई। तो 110 साल के बाद जब हम इसको मॉडर्नाइज्ड करके, न्यू रिहर्स्ड वर्जन करके, रेनोवेट करके, इसका काम आप देख रहे अभी तक चालू है, लेकिन हमारी डोम बन चुकी है। तो ये फिर से हम शहर को, ये ट्रेलर है, बाकी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए 110 साल के बाद ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुंबईकरों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इंडिया पोस्ट के ऑफिस के टेरेस पर, ये है भारत का सबसे दूसरा बड़ा डोम, गोल गुंबज बीजापुर के बाद। यहाँ पर सख्त रेस्टोरेशन काम की जरूरत थी। इसमें स्टील और कंक्रीट होने के कारण इसमें जंग लग गया था और इसे रिपेयर्स और रेस्टोरेशन की बेहद ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पोस्ट की जो पोस्ट मास्टर जनरल है, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये काम शुरू करवाया। तकरीबन 2020 से चलता हुआ ये काम, उसका जो डोम रेस्टोरेशन स्ट्रक्चर का, जिसे एक हानि भी नहीं पहुंची और खरोच तक नहीं आई, क्योंकि ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो आज 110 साल पुरानी उसकी जो ऐतिहासिकता है उसे रिस्टोर किया गया है। अगर आपको साफ तौर पर दिखा दे कि जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो तरह तरह की चीजें हैं डैमेज हो चुकी है या बिगड़ चुकी है, आने वाले समय के साथ वो उसे भी रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग फेज में काम चलेगा, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फिलहाल जो है पहला फेज इसे समाप्त किया गया है। बात करेंगे दिल्ली पुलिस की, जिन्होंने पेट्रोलिंग के लिए एक नई तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। अभी ट्रायल के तौर पर
यहाँ पर कनॉट प्लेस के इलाके में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पुलिसकर्मी बैठने की बजाय खड़े रहेंगे और खड़े होकर ही हैंडल पकड़ना होगा, जबकि आम स्कूटर में ड्राइव करने वाला सीट पर बैठता है। लेकिन इसमें स्कूटर बेहद अलग है। इसके अलावा ये तंग इलाकों में भी आसानी से जा सकता है। चलिए लाल मिर्च का जिक्र कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि चाय के साथ लाल मिर्च वाला कॉम्बिनेशन तो बैठता नहीं, लेकिन अगर मिर्च स्वाद मीठा दे तो फिर चाय पर इसकी चर्चा होना लाजमी है। वैसे खाने की कोई रेसिपी मैं आपको नहीं बताने जा रही हूं और ना ही किसी रेसिपी का यहां पर जिक्र हो रहा है। दरअसल लाल मिर्च के तीखेपन को लेकर चर्चा जरूर होती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि लाल मिर्च से हरे नोटों की बम्पर कमाई कैसे होती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के युवा किसान साहिल मोरे की। महज 22 साल की उम्र में मोरे ने तकनीक और हुनर के कमाल से लाल मिर्च की खेती के जरिए 40 लाख रुपए की आमदनी की है और अब हर किसान के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सच कहें तो ये कहानी है लाल मिर्च की मिठास की। सुर्ख लाल इन मिर्ची को देखकर किसी को तड़कता भड़कता स्वाद याद आ जाएगा, तो कोई इनके तीखेपन को याद कर चटखारे लगाएगा। लेकिन जब हम आपको इससे होने वाली कमाई के बारे में बताएंगे तो हो सकता है आपके मुंह में भी पानी भर आए। इस मिर्च से कमाई की मिठास चखने वाले शख्स का नाम साहिल मोरे है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तोहो गांव में रहने वाले साहिल केवल 22 साल के हैं। कम उम्र में उन्होंने तकनीक और लगन की बदौलत इन लाल मिर्ची को 40 लाख के हरे नोटों की आमदनी में तब्दील कर दिया। चलिए अब आपको साहिल की उस तकनीक के बारे में भी थोड़ा सा बता दें जिससे उन्होंने बम्पर कमाई की है। पारंपरिक सिंचाई की जगह उन्होंने ड्रम फिल्टर, वेंचुरी और डीप इरिगेशन सिस्टम जैसी तकनीक पर जोर दिया, जिसका कमाल उनकी ये लहलहाती हुई फसल है और 40 लाख की कमाई है। जब से मैंने पढ़ाई की तब से मेरे को इतना बड़ा बिजनेसमैन ही बनना है और खेती पारंपरिक तकनीक से लोग करते थे, मैंने नया किया, बड़ा किया। उसको बड़ा करने से मेरे को मुनाफा ज्यादा मिला। साहिल की तकनीकी कवायद ने जहां एक और समय बचाया, वहीं श्रम की लागत को भी कम किया। नतीजा साहिल ने 8 एकड़ में 200 क्विंटल मिर्च की पैदावार की, बाजार में जिसकी कीमत 40 लाख के करीब है। कम समय में ज्यादा काम होगा। एक साथ 1 एकड़ को मैं एक साथ छोड़ता हूँ। पहले 4 लेबर दिन भर डालते थे, अभी 5 मिनट में 1 एकड़ को छोड़ देता हूँ मैं वो खाद, जिससे कि मेरे को मुनाफा ज्यादा होने लगा, पैसे बचने लगे। युवा किसान साहिल की कहानी सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे युवाओं के लिए भी मिसाल है। साहिल आज लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। मुंबई से विकास राजूरकर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र यानी कि NMACC अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। बीते शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों के अलावा फैशन का जलवा भी नजर आया। इस फैशन शो में देशी विदेशी मॉडल्स भारतीय परिधानों में नजर आए। सदाबहार अभिनेत्री रेखा भी स्टेज पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। 3 दिन तक चले उद्घाटन समारोह में देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड हस्तियों में आमिर खान, शाहरुख खान के अलावा सैफ अली खान और अभिनेत्री करीना कपूर के साथ यहां पर कई और एक्ट्रेसेस पहुंची। ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, जानवी कपूर भी NMACC पहुंची थी। इन बॉलीवुड हस्तियों के अलावा सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी और यहां पर NMACC की पार्टी में नजर आए। आपको बता दें कि इसमें 2000 सीटों वाला ग्रैंड थिएटर है। तो चाय हमारी आखिर खत्म हो गई है, लेकिन आपसे वायदा कि फिर से आपके साथ हम कल चाय पियेंगे। इसी के साथ रखिए अपना बेहद ख्याल। वो कहते हैं ना, वक्त बेवक्त जो काम आए उससे अच्छा दोस्त कहते हैं और हर वक्त जो भाई उसे चाय कहते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। अभी तक चाय का था और अब IPL का है, तो आप एंजॉय कीजिए IPL। हम आपसे कल मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद ठीक 6 बजे हमारा स्पेशल शो होगा IPL पर। तो कल की चाय का वायदा हम कर जाते हैं। मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।